हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। इस बार आप सभी के एग्जाम थोड़े अलग तरीके से हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण पॉसिबल नहीं है आपकी ऑफलाइन क्लासेस। पूरे साल आपकी स्टडी डिस्टर्ब रही है, लेकिन फिर भी आपने ट्राई किया कि वर्कशीट के थ्रू अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रख पाओ। काफ़ी सारे बच्चों ने उन वर्कशीट को सीरियसली भी लिया है और अपने टाइम को ठीक तरीके से यूटिलाइज भी किया है। अब बात आती है आपके फाइनल रिजल्ट्स की। आपको प्रमोट किया जाना है, प्रमोट किया जाएगा तो उससे पहले एग्जाम होने हैं, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस बार एक अलग पैटर्न को अपनाया गया। आप सभी को असाइनमेंट्स मिलेंगे। कब मिलेंगे? 1 मार्च से 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में, यानी कि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में पर सब्जेक्ट आपको एक असाइनमेंट है वो करना है और उसको 15 मार्च से पहले वापस अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर के पास सबमिट करवाना है। तो उसी सीरीज में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्कूल के रेगुलर टच में हैं, तो उनको असाइनमेंट्स मिल गए होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको असाइनमेंट नहीं भी मिले होंगे। अगर जिनको नहीं मिले हैं तो क्या किया जाए? असाइनमेंट तो सबमिट करवाना है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा ही असाइनमेंट लेकर के आए हैं जिसको, अगर आपको असाइनमेंट नहीं मिले हैं किसी भी कारण से या आपका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया स्कूल से, तो आप इन असाइनमेंट को करके सबमिट करवा सकते हो, यानी कि आपको इन असाइनमेंट्स के भी मार्क्स मिलेंगे। दूसरा ये कि काफ़ी सारे स्कूल्स में अभी आपको असाइनमेंट नहीं मिल रहे, हो सकता है इसी टाइप का असाइनमेंट मिले, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स में असाइनमेंट आपको 5 मार्च से मिलेंगे। ओके, तो हम आज सोशल साइंस का एसएसटी का आपका असाइनमेंट वो डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट हमें कैसे तैयार करना है, कैसे सबमिट करवाना है और किस टाइप का असाइनमेंट रहेगा, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एसएसटी सोशल साइंस का क्लास 8 का असाइनमेंट। ये आपका क्लास 8 का सोशल साइंस एसएसटी का एनुअल असाइनमेंट है। ये आपका टोटल 50 मार्क्स का है और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेज, यानी आप इसको 2 तरीके से सबमिट करवाओगे। पहला असाइनमेंट आप पेज के ऊपर कीजिए। बेस्ट वे तो यही है कि आप पेज के ऊपर कीजिए, उसका एक कवर पेज होना चाहिए और पेज करने के बाद, यानी कि आपने पेज के ऊपर किया, उसका एक कवर होगा और फर्स्ट जो पेज होगा आपका इंट्रोडक्शन का पेज होगा, जिसमें आपके स्कूल का नेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय बालिका विद्यालय, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, टीचर्स नेम, ये सभी आप डिटेल्स मेंशन करोगे इंट्रोडक्शन के पेज के ऊपर। ओके, दूसरा तरीका ये कि आप अपनी नोटबुक, एक थिन यानी कि ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, उस नोटबुक में कर सकते हो, लेकिन हर सब्जेक्ट की नोटबुक आपकी अलग होगी। तो अगर नोटबुक में करते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स है मैक्सिमम 50 मार्क्स के हैं, कुछ सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के भी मिलेंगे। तो इट मीन्स दैट आपको ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर पेजेस में करते हो तो भी अच्छा है, और अगर नोटबुक्स में करना चाहें तो आप नोटबुक्स में करके इनको सबमिट करवा सकते हो। तो आपका असाइनमेंट अगर आप पेजेस पे कर रहे हो या नोटबुक के ऊपर कर रहे हो तो आपका पहला पेज इसी टाइप का होगा, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन का एक पेज बनाना है। उसके बाद हमें असाइनमेंट जो भी दिए गए टास्क उनको सोल्व करना है। तो हमें इस असाइनमेंट में पहला टास्क दिया गया है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है 10 मार्क्स का रहेगा। ये दिल्ली के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी चित्र सहित देते हुए एक स्क्रैप बुक बनाइए। तो इसमें से कोई 2 ऐतिहासिक स्थल है, उनकी हमें जानकारी देनी है, स्क्रैप बुक बनानी है, लेकिन किसके साथ? चित्र के साथ। अब जो स्क्रैप बुक है उसमें एटलीस्ट आपकी जो डिटेल है तो उसमें 3 से 4, यानी कि 3 to 4 मिनिमम 3 पिक्चर्स होने चाहिए। आप 3+ जितने भी लेना चाहें उतने पिक्चर्स होने चाहिए और डिटेल दोगे। तो मैंने यहाँ पर सैंपल जैसे हुमायूं का मकबरा और लाल किला 2 स्मारकों को चुना जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हुमायूं एक महान मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में बनाया था। 1562 से 1572 के बीच में यह मकबरा आज दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, यानी कि ये 1562 से 72 के बीच में बना था और दिल्ली के प्रमुख अगर टूरिस्ट स्पॉट की बात की जाए तो उनमें से एक हुमायूं का मकबरा भी है। इसके फारसी वास्तुकार मिर्क मिर्जा गियायुत की छाप इस इमारत पर साफ देखी जा सकती है, यानी कि इसकी जिस तरीके से बना हुआ है तो उसमें दिखाई देता है कि ये फारसी वास्तुकला है, उसका प्रयोग किया गया है। यह मकबरा यमुना नदी के किनारे संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ओके, तो ये हम थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे और कुछ पिक्चर्स है जो हमें पेस्ट करनी होगी, क्योंकि यह हमारी स्क्रैप बुक बनने वाली है।
जैसे एक पिक्चर मैंने यहाँ पे दिया, तो आप गूगल बाबा से बोलोगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपको पिक्चर्स निकलेगी, आप उनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो हमें लाल किला दिया गया है, यानी कि एक और ऐतिहासिक स्मारक, हमें 2 के ऊपर नोट लिखना है, तो लाल किला के ऊपर आप नोट लिखोगे और सेम आप 3 to 4 पिक्चर्स है उनको पेस्ट करोगे अपनी स्क्रैप बुक में। लाल किले की नींव शाहजहां के शासनकाल में पड़ी थी। इसे पूरा होने में 9 साल का समय लगा था। अधिकांश इस्लामिक इमारतों की तरह यह किला भी अष्टभुजाकार है, यानी कि ज़्यादातर उस वक्त की जो इमारतें होती थी उसी तरीके का यह किला बना हुआ है, अष्टभुजा के आकार में है। उत्तर में यह किला सलीमगढ़ किले से जुड़ा हुआ है और लाहौरी गेट के अलावा यहाँ प्रवेश का दूसरा जो द्वार है वो हाथी पोल है। इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर राजा और उनके मेहमान हाथी से उतरते थे और इसीलिए इसका नाम हाथी पोल रखा गया। लाल किले के अन्य प्रमुख जो आकर्षण है, जैसे मुमताज महल, रंग महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, हमाम और शाहबुर्ज इत्यादि शामिल है। यह किला भारत की शान है। इसी किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। तो ये आप नोट लिखोगे और साथ ही साथ आप 3 to 4, 3 से 4 पिक्चर है वो भी पेस्ट करोगे स्क्रैप बुक में। उसके बाद जो सेकंड टास्क है आपका इसी आपके असाइनमेंट का, इसमें हमारे 10 मार्क्स के MCQs दिए गए, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। जैसे पहला प्रश्न है, शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? मीर जाफर, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला या बहादुर शाह जफर? तो हमारा आंसर रहेगा बी, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, किस ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा शनि। तो हम सभी को पता है कि जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है, लगभग 71%। उसके बाद हमारा तीसरा जो प्रश्न रहेगा इस असाइनमेंट में, संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए, हिंदी, मराठी, बंगाली या संथाली। तो संथाल जनजाति के लोग हैं वो संथाली भाषा को बोलते हैं। चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? मैसूर के, पंजाब के, बंगाल के या फिर गुजरात के? तो हमारा आंसर रहेगा बी, पंजाब के राजा थे। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा MCQ में क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? यानी कि हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा रेशा है जो प्राकृतिक नहीं है, यानी कि कृत्रिम रेशा है। नायलॉन, जूट, पटसन, जूट, कपास और रेशम। 4 ऑप्शन दिए गए। तो रेशम भी प्राकृतिक रेशा है, कपास भी प्राकृतिक रेशा है, जूट भी प्राकृतिक रेशा है, नायलॉन है वो कृत्रिम रेशा है। तो हमारा आंसर रहेगा ए, नायलॉन। 6 जो हमारा क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए, ए 1868 में, बी 1878 में, सी 1888 में, डी 1898 में। तो हमारा आंसर रहेगा बी, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिस एक्ट के तहत भारतीय लोगों को हथियार रखने की मनाही कर दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 7th और 8th जो क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन दिया गया, मृदा किस प्रकार का संसाधन है? 4 ऑप्शन दिए गए, मानव निर्मित बिल्कुल नहीं है, हम नहीं बनाते ना। अनवीनीकरण योग्य ये भी नहीं है, क्योंकि इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। नवीनीकरणीय ये बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, नवीनीकरणीय संसाधन, यानी कि इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद 8th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया MCQ में, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी, ए जो दिया गया नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी सतलुज नदी, डी गोदावरी नदी। तो हमारा आंसर रहेगा नर्मदा नदी के ऊपर, यानी नर्मदा नदी के ऊपर ये बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, और ये गुजरात राज्य में है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 9th हमारा MCQ क्वेश्चन रहेगा, 9th और 10th, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। तो बी हमारा आंसर रहेगा। 10th क्वेश्चन है, हाशियाई समूह के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए आदिवासी, बी दलित, सी औरतें या डी सभी? तो इसमें आंसर हमारा रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी हाशियाई समूह में आते हैं। हाशियाई समूह वो समूह होते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं एक किनारे पर रह जाते हैं या हाशिए पे रह जाते हैं। तो ये सभी हाशियाई समूह हैं। तो ये थे हमारे 10 MCQs जो 10 मार्क्स के लिए आपके असाइनमेंट का पार्ट है। उसके बाद जो 3rd हमारा क्वेश्चन दिया गया, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें दिए गए हैं दलित, न्यायाधीश, मैनचेस्टर, टिस्को, प्राथमिक व्यवसाय, और ये हमें दिए गए जिनसे हमें मैच करना है, यानी कि ए और बी दोनों दिए गए। तो चलिए इनको मैच करते हैं।
तो सही आपका मैच रहेगा दलित का अर्थ होता है दबा कुचला, यानी कि फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका बी, दबा कुचला। न्यायाधीश न्याय करने वाले होते हैं। जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। तो ये हमारा मैथ का कॉलम का थर्ड क्वेश्चन हो गया जो आपका 5 मार्क्स का है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का है। 5 हमें क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया आधुनिक उद्योग का मेरुदंड रिक्त स्थान कहलाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि बाकी उद्योग लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर डिपेंड करते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या कहते हैं? तो पतली परत को मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। फोर्ट गैलेस्टर रिक्त स्थान में अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद डी दिया गया लोहा इस्पात के केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो यहां पर 2 आंसर हो सकते हैं। भारत की बात करें तो टिस्को लोहा इस्पात केंद्र जो है वो सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अगर हम विश्व की बात करें तो पीटर्सबर्ग जो लोहा इस्पात केंद्र है वहां पर जितने भी कारखाने वो सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो। उसके बाद ई जो नेक्स्ट दिया गया, ये हमारा ई दिया गया महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। एफ दिए गए रोलट एक्ट को देश रिक्त स्थान कानून भी कहा जाता है, तो इसे काला कानून कहा जाता है। टिस्को की शुरुआत कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया था, इसे लैप्स का सिद्धांत बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हिंदी में इसे हड़फ की नीति भी कह सकते हैं। ओके, हड़फ की नीति, विलय की नीति, कई नामों से जाना जाता है, आप लैप्स लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया आप हमारा रिक्त स्थान में कि ये प्राकृतिक रेशा है, हमें बताना है। तो यहां पर कपास भी प्राकृतिक रेशा है, जूट भी प्राकृतिक रेशा है, रेशम भी प्राकृतिक रेशा है, तो कोई एक लिख सकते हो। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के जो रिक्त स्थान हमें भरने थे। उसके बाद जो हमारा 5th जो क्वेश्चन है जिसमें हमें सही और गलत बताने हैं, सही और गलत हमें बताने। यहाँ पर इसमें दिया गया पहला, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 18वीं सदी में जो मुगल साम्राज्य वो कमजोर होता गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। 1922 में गोरखपुर के पास यूपी में चोरी चोरा की घटना हुई थी, जहां पर एक पुलिस थाने को भीड़ ने आग लगाती थी और उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तीसरा, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये बिल्कुल है। पटसन को गोल्डन फाइबर कहा जाता है उसके रंग के कारण। चौथा है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 में लागू किया गया, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही रहेगा। पांचवा, रूस की क्रांति 1919 में हुई थी, तो ये गलत है, क्योंकि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मैप वर्क, जिसमें जो 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हमें दर्शाने हैं दिल्ली, राजस्थान, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान निकोबार, सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, यानी कि ये सब कुछ हमें दिखाने हैं, बिहार, हरियाणा इत्यादि। तो चलिए मैंने दर्शाए हैं, यहाँ पर आप इनको लोकेट कर सकते हो इजीली। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये हमारी दिल्ली है, जिसका आप सभी को पता है। दिल्ली के साथ लगता हमारा हरियाणा है, जो दिल्ली को 3 ओर से घिरे हुए। फिर यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। यहाँ सिक्किम है, जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट तैयार किया इस वर्ष। ये बिहार रहेगा, यहाँ आपको पश्चिम बंगाल दर्शाना है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ केरला है, और यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गया आपका मैप वर्क, और टोटल आपका 50 मार्क्स का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको लगा कि ये जो असाइनमेंट है आपका आपके काम का है, हेल्पफुल हो सकता है आपके फ्रेंड्स के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन किया जा सकता है, जहां पर आपको रिप्लाई मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।